सो हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में इस लाइन तक कवर कर लिया था और हमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना था। तो पार्ट 2 में हम अपने वीडियो के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का भी पार्ट कवर हो जाए। पहले तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी उसमें डिस्कस किया था मैंने, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विथ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाउ। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज capable ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल इंडिविजुअल ही, जिसे हम पेरेंट कहेंगे, वही कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में। मतलब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंगल इंडिविजुअल ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसका रिजल्ट है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, वो ना आपस में ही आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। दैट मीन्स कि जो पेरेंट होगा, जो 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं ए सेक्शुअल से, वो तीनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। मतलब ऑफस्प्रिंग आपस में भी आइडेंटिकल है और पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपी हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो मिक्सिंग का कहीं सवाल ही नहीं उठता। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? नाउ यहाँ एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन कर रही है कि क्या ये ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे या डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब कि जिसके जीन्स भी सेम हो। तो हम जानते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब कि जीन्स की मिक्सिंग कहीं से नहीं हो रही है। जो पेरेंट की जीन्स हैं वही ऑफस्प्रिंग के जीन्स में भी आएंगे, क्योंकि कहीं जीन्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है। वहीं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पेरेंट 1 की हाफ जीन्स और पेरेंट 2 की हाफ जीन्स आती हैं और वो मिक्सअप होती हैं, तो वहाँ जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ जीन्स की मिक्सिंग हो रही है। बट यहाँ पे एक ही पेरेंट की जीन्स हमारे ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। और फिर इस लाइन में इसका आंसर भी दिया गया है, द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। सो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमें जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनका एक नाम दिया गया है क्लोन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोन उन ऑफस्प्रिंग को कहते हैं या उन इंडिविजुअल को कहते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं ये मॉर्फोलॉजिकली यानी दिखने में भी अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होंगे और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं जीन्स की मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वही जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसीलिए इनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया, फिगर 1.2, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सेल डिवीजन दिखाया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और 2 ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है। पहला है ईस्ट और सेकंड है अमीबा। ईस्ट में बडिंग दिखाई गई है और डायग्राम बी में बाइनरी फिजन दिखाई गई है अमीबा में। तो यहाँ पे ईस्ट के में देख सकते हैं कि यहाँ एक पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस है और फिर वो बडिंग एक बड की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और साथ में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर यहाँ बड में जा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। अब ये बड जो है वो मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से अटैच होकर, और फिर जब ये पूरी तरीके से कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा तो ये बड पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक ये नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये हम बडिंग इन ईस्ट देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अमीबा में हमें बाइनरी फिजन दिखाया गया। बाइनरी यानी 2 हम सब जानते हैं, और फिजन यानी डिवीजन। तो यहाँ पे अमीबा है जो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे शो किया गया है। अब ये इसकी बॉडी जो है वो कंडेंस्ड हो रही है किसी भी चीज़ को, भाई ये क्योंकि अमीबा ये अपने एक्सटेंडेड फॉर्म में है और अब ये कंडेंस हुआ, फिर इसका न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा है। इस स्टेप में इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और नाउ अब इसके बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं और बाकी जो इनके सेल के मटेरियल हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह, वो डिवाइड हो रहे हैं। वो डिवाइड होकर और ये 2 डॉटर सेल्स में ये ब्रेक डाउन हो गया। मतलब एक पेरेंट 2 डॉटर सेल में टूट गया और अब एक जो ये पेरेंट है वो कंप्लीटली 2 डॉटर सेल में डिवाइड होकर के 2 इंडिविजुअल क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये एक ए सेक्शुअल का रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है और ये भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, और इनके हम ये ऑफस्प्रिंग को कहेंगे क्लोन्स, क्योंकि ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organism। अब चलिए हम ये देखते हैं कि asexual reproduction different group of organism में कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी हमारे simplest organisms हैं वो asexual reproduction ही करेंगे। क्यों? क्योंकि sexual reproduction करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि asexual reproduction जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके स्टेप सिंपल हैं और इसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो छोटे और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास एनर्जी नहीं है कि वो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिप्रोडक्शन में ही अपना वेस्ट कर दें। उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही करते हैं ताकि उनकी एनर्जी सेव रहे, क्योंकि इसमें बहुत कम एनर्जी लगती है।
Asexual reproduction is common among single celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. तो मैंने आपको बताया ही अभी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स, वो एनिमल्स जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इन्वॉल्व रहता है। क्यों? क्योंकि ये लेस एनर्जी लगती है और जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो लेस एनर्जी को ही प्रेफर करेंगे, जिस मेथड में लेस एनर्जी लग रही है। इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरन्स द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। प्रोटिस्टा और मोनेरा जो किंगडम है हमारे, उसमें ऑर्गेनिज्म जो है या फिर उनको हम पेरेंट सेल का नाम दे देते हैं, वो दो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उससे ही नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. Now, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन रेज करने के लिए, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि सेल डिवीज़न किस ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन है, या फिर जस्टिफाई करिए कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन एक ही प्रोसेस है। तो ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि आप ये अमीबा का ही एग्जांपल देख लीजिए। सेल डिवीज़न क्या होता है? एक सेल है वो ग्रोथ की और डिवाइड करके दो सेल में, यही हम सेल डिवीज़न कहते हैं। हमारे ह्यूमन लाइफ में या फिर आप किसी भी हायर ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल्स को देख लीजिए तो सेल डिवीज़न सिंपली होता है कि एक सेल है जो कि डिफरेंट सेल साइकिल्स के थ्रू अपने सेल को डिवाइड करके दो सेल बन गई, इसी को हम सेल डिवीज़न कहते हैं। लेकिन और अभी आपने देखा अमीबा में कि ये एक सेल है जो कि अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया, इसने अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, अदर मटेरियल्स डिवाइड किया और दो पार्ट में हो गया। तो एक तरह से ये सेल डिवीज़न है, लेकिन इनके लिए सेल डिवीज़न भी यही है और यही इनका रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि यहाँ एक अमीबा से दो अमीबा बन गया। अगर हमारी बॉडी में एक सेल होता, वो सेल ग्रो करता, मैच्योर होता और जब वो ओल्ड स्टेज के करीब होता तो वो डिवाइड करके दो सेल बना लेता सेल डिवीज़न के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे प्रोसेस हो गया सेल डिवीज़न। अब जो ऑर्गेनिज्म में सेल ही एक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनमें भाई सेल ही एक है, एक ही सेल है, वही उनका करता धरता है, उसी में उनका किचन है, वही उनका रिप्रोडक्शन के लिए है, उसी से वो ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वही उनके एक्सक्रेशन के में काम आता है। तो भाई एक ही सेल जो है वो सारा काम करता है, उनकी ज़िंदगी ही सिंगल सेल है और इसीलिए उन्हें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अब सिंगल सेल जब डिवाइड करेगा तो वो तो एक सेल डिवीज़न भी हो गया और साथ में एक रिप्रोडक्शन का भी प्रोसेस हो गया, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक इंडिविजुअल एक दूसरे इंडिविजुअल का बर्थ करा दिया। तो यहाँ पे सिंगल सेल ही है, उसने डिवाइड करके दो इंडिविजुअल क्रिएट कर दिए, तो इसलिए इनका ये सेल डिवीज़न भी हो गया और इनका ये रिप्रोडक्शन भी हो गया। तो आई होप ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई हो कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन और सेल डिवीज़न एक ही होता है, मतलब सेल डिवीज़न इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया अभी। नाउ in yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism cells. तो यहाँ पे हमने देखा ही था कि जो अमीबा है उसमें जो ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है और इक्वली ये फिर दो डॉटर सेल्स बन जा रही हैं। लेकिन ईस्ट के केस में ये यहाँ से बाइनरी ट्रांसवर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा है, इनका मटेरियल जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, फिर इनके साइटोप्लाज्मिक मटेरियल थोड़े से इस बर्ड में चले जा रहे हैं और उसके बाद ये यहाँ पे नया एक बर्ड का क्रिएशन हो जा रहा है। इसीलिए इसे हम बाइनरी फिजन का नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये इक्वल डिवीजन नहीं है। बाइनरी यानी टू इक्वल हाफ्स, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसे हम बडिंग कह रहे हैं। यहाँ पे एक बर्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और वो स्ट्रक्चर फिर जब मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और ये एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा, इसलिए यहाँ पे हम बडिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। और यहाँ पे क्योंकि इक्वली साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि ये बाइनरी फिजन है। Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. तो किंगडम फंजाई के जो मेंबर्स हैं और जो सिंपल प्लांट्स हैं, अब सिंपल प्लांट्स में हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि एल्गी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट है, तो ये जो है स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। अब स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है ये हमें नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जूस्पोर के बारे में हमें बताया गया है कि ये माइक्रोस्कोपिक है और मोटाइल स्ट्रक्चर है। तो क्लास 11th में हमें जब फंजाई के बारे में बताया गया था तो वहाँ पे जूस्पोर के बारे में भी बताया गया था कि जैसे एक जूस्पोर से रिप्रोड्यूस करने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, और वो भी है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास एक टाइप की एल्गी ही है और वो जूस्पोर से रिप्रोड्यूस करती है। जूस्पोर क्या होता है, जैसे इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, कि एक ये पेरेंट स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये जो हमें ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये जूस्पोर हैं। अब जूस्पोर का अगर हम दो में डिवाइड करें इस वर्ड को तो जू प्लस पोर बनता है। ठीक है,
ये एक तरह का स्पोर है ये एक तरह का स्पोर ही, जो कि मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके यहाँ पे फ्लैजुला है, प्रेजेंट है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा, इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही स्टडी कर पाएंगे। और ये पेरेंट सेल है, इसके अंदर ये जूस पोर्स प्रेजेंट है, और जब ये मैच्योर हो रहे हैं तो ये पेरेंट सेल से बर्स्ट ऑफ करके बाहर चले जा रहे हैं, और क्योंकि इनके पास फ्लैजुला है इसलिए ये मोटाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर अनदर कॉमन हमारे पास स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? कोनिडिया। अब कोनिडिया क्या होता है? ये भी एक तरह का स्पोर है, लेकिन ये स्पोर जो है ये नॉन मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजुला वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। ये जनरली पेनिसिलियम में पाया जाता है, और पेनिसिलियम एक टाइप की फंजाई है, हम पता होगा, ये बात आपको पता होगा कि पेनिसिलियम एक टाइप की फंजाई है। और यहाँ पे देखिए इसको भी दिखाया गया कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम बी में, फिगर 1.3 के बी पार्ट में। यहाँ पे देखिए हम फंजाई के सेल्स को क्या कहते हैं? फंजाई के सेल्स को आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि हम फंजाई के सेल्स को हाइफीज कहते हैं, और ये कोनिडिया जिस हाइफी पे प्रेजेंट होता है उसी स्पेशल हाइफी की तरह ट्रीट करते हैं, और जिस स्पेशल हाइफी के टिप पे कोनिडिया प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ठीक है, अब ये हो गया कोनिडियोफोर, क्योंकि ये सेल मतलब फंजाई की सेल है। फंजाई की सेल को क्या बोलते हैं? हाइफी, और क्योंकि इस फंजाई की सेल पे कोनिडिया प्रेजेंट है इसीलिए इसे हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। और ये जो कोनिडिया है ये एक तरह की स्पोर्स हैं जो कि नॉन मोटाइल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई ऐसा फ्लैजुला या फिर स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ये जब मैच्योर होंगी तो ये अपने हाइफी से यानी इस कोनिडियोफोर से डिटैच हो जाएंगी, और फिर ये एक नया पेनिसिलियम में ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, कि जब चेन में ये कोनिडिया प्रेजेंट होंगी तो उसका एग्जांपल है हमारे पास पेनिसिलियम, लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म में ये कोनिडिया चेन में नहीं प्रेजेंट होती है, बस एक सेल पे एक सिंगल कोनिडिया प्रेजेंट होता है, और उसका एग्जांपल होता है फाइटेप्थोरा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में अब यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से फिर हमारे पास तीसरा एसेक्सुअल स्पेशल स्ट्रक्चर क्या आता है? बर्ड्स। बर्ड्स का हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, इस फिगर 1.3 के सी में आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हाइड्रा है, हाइड्रा का ये बॉडी है, उसके माउथ है, और यहाँ पे उसकी बॉडी से एक बड जो है क्रिएट हो रहा है, जो कि इसी की बॉडी का साइटोप्लाज्मिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है इसी की बॉडी का न्यूक्लियस लेके, और ये इसकी बॉडी से अटैच्ड है, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा और फिर इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें जो टर्म्स हैं वो याद रहे, और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म वो उस टाइप के मेथड से उस स्ट्रक्चर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है वो टर्म हमें याद रहे। ठीक है, अब आता है हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर है गेम्यूल्स। गेम्यूल्स जो है वो स्पॉन्जेस शो करते हैं। स्पॉन्जेस भी हम लोगों ने पढ़ा था, एनिमल किंगडम का जो हमारा फर्स्ट था पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा था, वो स्पॉन्जेस ही होते हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा में हमने देखा था कि गेम्यूल्स से कैसे ये होगा, तो ये देखिए आप डायग्राम डी जो पार्ट है इसमें देखिए स्पॉन्जेस हमें दिखाए गए हैं, और ये जो बीच में इनका है ये सर्कुलर सा, ये इनके गेम्यूल्स हैं। ये गेम्यूल्स जो है ये स्पिक्यूल्स हैं इनके बॉडी में। स्पिक्यूल्स एक टाइप के आप समझ सकते हैं कि कांटे जैसे ही होते हैं, लेकिन इनको थॉर्न नहीं बोलेंगे, स्पिक्यूल्स होते हैं, और ये इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और ये गेम्यूल्स हैं, जब ये मैच्योर होंगे तो ये फिर नए स्पॉन्जेस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एसेक्सुअल मेथड है स्पॉन्जेस का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिर यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11। हमने क्लास 11 में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स भी पढ़ा था, जैसे राइजोम और बल्ब, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट थे। तो व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? व्हाई डू यू से सो? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो क्या अब आपको क्या लगता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी एसेक्सुअल का ही पार्ट है, उसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही कंसिडर करना चाहिए, और अगर हाँ तो क्यों करना चाहिए, अगर नहीं तो क्यों नहीं? और क्या जो टर्म हमने क्लोन दिया था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, वो जो टर्म हमने क्लोन दिया था वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट्स हैं उन्हें भी क्लोन कहना क्या सही रहेगा? तो इसका आंसर आगे एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी हाँ हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल में ही कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल की सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी किसी टाइप की मिक्सिंग नहीं होती है, वो एक इंडिविजुअल से ही क्रिएट होते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही हैं वो उसी प्लांट से निकले हुए किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू ही हो रही हैं, चाहे फिर वो पोटैटो का जो है ट्यूबर हो, या फिर जिंजर का राइजोम हो, या फिर लीफ बर्ड्स हो किसी प्लांट की, या फिर बल्ब हो अनियन का, तो वो उसी स्ट्रक्चर के एक किसी स्पेशल पार्ट से निकल के और फिर वो नए प्लांट में डेवलप हो रहा है। तो एक तरह से वो जेनेटिकली इक्वल है, जेनेटिकली कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, साथ ही साथ उसके क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली वो प्लांट इक्वल है, एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसीलिए हमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट माना जाता है। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिग्यूअसली।
एनिमल्स और अदर सिंपल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एसेक्सुअल टर्म जो है वो बहुत क्लियरली यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनएम्बिगुइटी का मतलब क्लियरली यूज़ होता है, क्योंकि बहुत क्लियर है कि भाई एक पेरेंट इन्वॉल्व है, माइटोसिस है, मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, तो वो एसेक्सुअल है। लेकिन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ वर्ड एसेक्सुअल। मतलब प्लांट्स में अगर आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं तो वो एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, वहाँ पे एसेक्सुअल टर्म की जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टर्म यूज होता है। ठीक है। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। अब प्लांट में क्या है कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर पा रहा है, जो स्ट्रक्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, उससे हम उस यूनिट को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं डिफरेंट प्लांट के लिए। जैसे कभी राइजोम कहते हैं, कभी सकर कहते हैं, कभी ट्यूबर कहते हैं, कभी ऑफस्पेट कहते हैं और कभी बल्ब कहते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको क्या एक नाम दे देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स are those special structures of plant that are capable of rising a new plant। वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स उन स्ट्रक्चर का नाम है, प्लांट्स के उन स्पेशल स्ट्रक्चर का, उन स्पेशल यूनिट्स का नाम है जो उस प्लांट को उस छोटे से स्ट्रक्चर से एक पूरा न्यू प्लांट वो क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे इस लाइन में दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के एग्जांपल क्या हो गए, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, लीफ बर्ड्स, ये सब जो है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के एग्जांपल हो गए। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज एसेक्सुअल। यहाँ पे हमने जो चीज़ डिस्कस करी थी वो यहाँ पे लिख दिया गया, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को या वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे फिगर 1.4 में हमें डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स दिखाए गए हैं, जैसे आइज ऑफ पोटैटो, इन्हें ट्यूबर भी कहते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट। फिर राइजोम, ये नोड्स हैं, नोड्स तो आपको पता ही होंगे, ये नोड्स हैं और इन दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे इंटरनोड कहते हैं। और जो ये बड्स हैं, ये जो है एक नया जिंजर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ये हो गया राइजोम ऑफ जिंजर। फिर हो गया यहाँ पे अगेव का एग्जाम्पल एक दिया गया है, तो इसका जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल होता है वो होता है बुलबिल। उसके बाद यहाँ पे ब्रायोफाइलम का एक नया एग्जाम्पल दिया गया है। इस ब्रायोफाइलम के इस लीफ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बर्ड्स जैसे एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं। देखिए यहाँ पे उसकी थोड़े रूट्स भी निकल रहे हैं, थोड़े जो बर्ड्स ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं उनके देखिए लीव्स, एक नई लीव्स पे एक नई लीव्स निकल रही हैं और यहाँ पे थोड़े रूट्स हैं। तो ये क्या है, ये लीफ बर्ड्स हैं, क्यों लीफ पे प्रेजेंट है और ये बर्ड्स हैं, और ये एक नया ब्रायोफाइलम क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल हो गए। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, ये वाटर हाइसिंथ का प्लांट है, और ये देखिए जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्टेम है, ये वाटर प्लांट है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम है, यहाँ से जो इसके नोड्स हैं, यहाँ से ये रूट निकल रहा है और ये प्लांट है, और फिर ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है या फिर ये ऑफसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेगा। तो ये तीन, क्योंकि पोटैटो, जिंजर और अनियन, इन सबको तो हमने पहले भी 11th में देखा था, तो वो तो हमें याद ही होगा, लेकिन ये तीन जो एग्जाम्पल्स है, अगेव, ब्रायोफाइलम और वाटर हाइसिंथ, ये क्लास 12th में हमें दिया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि इनके वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या क्या है और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। अब यहाँ पे हमें एक स्पेशल बताया जा रहा है, एक स्पेशल टर्म है टेरर ऑफ बंगाल, इसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कॉज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। आपने टेरर ऑफ बंगाल के बारे में ज़रूर सुना होगा। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। टेरर ऑफ बंगाल ये कुछ और नहीं बल्कि एक एक्वेटिक प्लांट यानी पानी का एक पौधा है, वाटर हाइसिंथ। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है इकॉर्निया वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये एक वीड हम किसे कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को वीड कहते हैं। जो हमारे फसलों में या खेतों में या फिर जहाँ भी हमें प्लांटेशन करनी होती, गार्डनिंग करनी होती है, वहाँ पे जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। तो वाटर हाइसिंथ भी एक तरह का वीड है, लेकिन क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है इसलिए ये मिट्टियों में नहीं बल्कि वहाँ ग्रो हो जाता है जहाँ पे पानी जो है वो स्टैंडिंग वाटर, यानी जो पानी बह नहीं रहा है, जो पानी फ्लोइंग नहीं है, फ्लो में नहीं है वो वाटर, वो स्टैंडिंग वाटर, स्टिल वाटर है, वहाँ पे ये वाटर हाइसिंथ का जो एक्वेटिक प्लांट है ये ग्रो कर जाता है।
और इसकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब वो शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाने की इसके अंदर कैपेसिटी है। इसीलिए ये टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में एक टाइम में ये सारी वाटर बॉडीज़ में पाया जाता था। पूरी वाटर बॉडीज जो बंगाल की थी, जो स्टैंडिंग वाटर था, वो पूरा वाटर हाइसिंथ से भर गया था। अब इससे प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। मान लीजिए ये वाटर हाइसिंथ जो एक्वेटिक प्लांट है, तो ये अपर सर्फेस ऑफ वाटर पे पाया जाएगा। अब स्टैंडिंग वाटर पे पूरे सर्फेस ऑफ वाटर को एक प्लांट ने मतलब प्लांट से पूरा, ये मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, अब पूरी प्लांट से ये भर गया है, तो जो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्योंकि सनलाइट नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो इन प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वाटर बॉडी में प्रेजेंट, उन्हें प्रॉपर ना सनलाइट मिलेगी ना ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो उनके लिए बहुत ही ये एक तरह से ये पोल्यूशन क्रिएट कर दे रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया, और ये स्टैंडिंग वाटर में कर देता है। और देखिए, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लेड टू द डेथ ऑफ फिशेज। अब जैसे जो इसमें एक्वेटिक, जैसे मैंने बताया एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, अब भाई पूरा प्लांट का जो अपर सर्फेस है वो तो इसकी लीव्स ने बड़ी बड़ी, और देखिए यहाँ पे हमने देखा भी था इसका डायग्राम, कितना यूज इसका वो है। तो अभी पूरा पूरा एक्सटेंड करके अपने आपको पूरे वाटर बॉडीज को यानी ढक दिया, तो अब जो नीचे फिशेज हैं, अदर ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनको तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, उन्हें सनलाइट भी नहीं मिल रही है, वो ना फूड बना पा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लेड टू द डेथ ऑफ फिशेज। और हमें इसके बारे में चैप्टर 13 एंड 14 में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। और इंडिया में ये इकॉर्निया प्लांट सबसे पहले आया कैसे, तो इसे लाया गया था इसके सुंदर फूलों और इसकी पत्ती की जो शेप है उससे देख के कि अच्छा बड़ा अट्रैक्टिव सा प्लांट है, चलो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते। लेकिन अब ये इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। क्यों? क्योंकि एक इन्वेजिव वीड है ये। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. अब मैंने ये बताया कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं ऑफसेट के थ्रू, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा फिनोमिनल रेट पे ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करके एरिया को पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसीलिए इनसे बहुत मुश्किल है, इनसे छुटकारा पाना या फिर इनको ख़त्म कर पाना ये बहुत मुश्किल है। तो ये इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी की तरह है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड? Have you seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? तो यहाँ पे जो मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि आप कभी आप ये जानते हैं कि पोटैटो, शुगर कैन यानी गन्ना, बनाना यानी केले, जिंजर, डहेलिया, इन सबको कैसे कल्टिवेट किया जाता है, इन सबों को कैसे ग्रोथ कराई जाती है, इनके कैसे इन्हें प्लांट इनके डेवलप कराए जाते हैं, ग्रो कराए जाते हैं। तो ये जो है स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड आई, जैसे पोटैटो ट्यूबर जो है वो इसको आई कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो कहते हैं, उसको आप बर्ड्स को लगा dीजिए और फिर प्रॉपर आप उस पर अपना वाटर पानी वानी दे रहे हैं तो वो ग्रो कर जाता है। ऐसे ही जो शुगर केन है वो राइजोम, बनाना जो है वो राइजोम के थ्रू ग्रो करता है। तो ये सब जो मेथड्स हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंडर में आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसी का एक पार्ट है ना जिसे हम आगे उसको न्यू प्लांट को ग्रो कराने में यूज़ कर रहे हैं। When you carefully try to determine the site of the origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stem of these plants. अब हम देखेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक वेजिटेटिव प्रोपग्यूल के बारे में, इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वेजिटेटिव प्रोपग्यूल के बारे में बताया गया कि हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जो भी जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल ग्रो कर रहे हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो नोड से ग्रो कर रहे हैं। तो नोड्स और इंटर नोड्स में यही चीज़ है कि जो नोड्स होते हैं हमारे, उसी से जितने भी हमारी ग्रोथ होती है वो नोड्स से होती है, चाहे फिर वो स्टेम की ब्रांचेस हों या बर्ड्स हों या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल हो या फिर फ्लावर्स हो, मतलब कोई भी एडवेंटिशियस रूट्स हो, कुछ भी ग्रोथ अगर स्टेम से हो रही है तो वो नोड से होगी। और एक दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे इंटर नोड कहते हैं। इंटर यानी बीच का, नोड यानी नोड, तो दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड कहते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगी, बहुत बेसिक सी बात है कि जितनी भी स्टेम से ग्रोथ होती हैं वो सब नोड से ही होती हैं, चाहे फिर वो ब्रांचेज हो, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हो या फिर एडवेंटिशियस रूट्स हो या फिर लीव्स हो, कोई भी ग्रोथ होगी वो नोड से ही होगी। और यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि आपने बात नोटिस की होगी कि जितने भी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स ग्रो किए हैं वो नोड से ही किए गए हैं। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. तो बड़ा बेसिक सी बात है कि भाई अब देखो यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड से ऑफसेट ग्रो किया। अब ये ऑफसेट जब वाटर के कांटेक्ट, क्योंकि भाई ये जो प्लांट है ये एक्वेटिक प्लांट है तो इसको वाटर चाहिए, अब ये ऑफसेट जो है वाटर के कांटेक्ट में आया तो यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो कर गया, एक न्यू वाटर हाइसिंथ ग्रो कर गया। यहाँ पे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये चलो जिंजर का ले लेते हैं, यहाँ पे राइजोम जो है ये बर्ड ये जो है नोड से ग्रो किया। अब ये जो नोड है अगर ये सॉइल के डैम्प सॉइल के कॉन्टैक्ट में आता है तो यहाँ से एक नया जो जिंजर का प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ट्यूबर ऑफ पोटैटो ये कॉन्टैक्ट में आया, ये जर्मिनेट कर रहा है, अब इसको जैसे ही मिट्टी मिली, पानी मिला, जो इसके लिए जो सुटेबल कंडीशंस हैं ग्रोथ की वो इसे प्रोवाइड कर दी गई, तो ये न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा, न्यू पोटैटो ग्रो कर जाएगा। Similarly, adventitious birds arise from the notches present at margin of leaves of bryophyllum.
ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे नोट से हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी लीफ की ये जो लीफ बर्ड्स हैं वो नोचेज ऑफ लीफ से, यानी एकदम किनारे के जो ये लीव्स के नोचेज हैं यहाँ से ये ग्रो कर रहे हैं। देन दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाई गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। अब ये जो इनकी एबिलिटी है कि भाई हम एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपग्यूल, एक तरह का स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हम खुद को अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो जो ये एबिलिटी है इन प्लांट्स की या फिर इन फ्रूट्स की, ये जो है गार्डनर्स और फार्मर्स बहुत ही अच्छे से इसे कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं। कमर्शियल, क्योंकि भाई आप गार्डनर्स और फार्मर्स तो ये नहीं ना वेट करेंगे कि चलो एक प्लांट है फिर वो ग्रो किया फिर वो नहीं भाई, अगर पोटैटो है तो वो बर्ड्स उनके ट्यूबर्स को निकाला और उससे हमें अगर पोटैटो की वो करनी है, हम उसे अपने गार्डनिंग में अपने डाल दिया, सॉइल में हमने प्रॉपर उसे वाटर प्रोवाइड किया, प्रॉपर डैम सॉइल, जिस न्यूट्रिशियस सॉइल हमने प्रोवाइड कर दिया जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, और वो फिर ग्रो कर गया नए प्लांट में। तो ये चीज़ जो एबिलिटी है, ये जो गार्डनर्स और फार्मर्स हैं इसे बहुत ही अच्छे से इसे एक्सप्लॉइट करते हैं या यूज़ करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse conditions. Now mark this point. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमने देखा कि एल्गी, फंजाई, जो ऑर्गेनिज्म के सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत सिंपली डिजाइंड बॉडी है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी लेस लगती है। अब भाई तुम्हारी डिज़ाइन ही सिंपल है, तुम एक छोटे से बहुत सिंपल ऑर्गेनाइज उसमें रहते हो, तो तुम बहुत बड़े खर्च या फिर बहुत बड़ा कुछ एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारी भाई उतनी बजट नहीं है। तो दैट इज़ द सेम वे। अब भाई इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये बहुत बड़े वाले प्रोसेसेस कर पाए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स ये चीज़ नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, वो नहीं ये चीज़ मैनेज कर पाएंगे, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो एकदम सेम होगा, अपने पेरेंट का क्लोन होगा, जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली। आप समझो कि एक बैक्टीरिया है, वो बहुत खुश है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और वो अपने बच्चे, अपने ऑफस्प्रिंग डिवाइड होते जा रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते जा रहा है। लेकिन एक टाइम आता है कि वो जिस इन्वायरमेंट में है वो इन्वायरमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो गया, कैसे भी, मे बी नेचर के चेंजेस की वजह से, या मे बी हम ह्यूमंस के चेंजेस की वजह से, क्योंकि हम ह्यूमंस इतने ज़्यादा चेंजेस और इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली और हर तरीके से चेंजेस ला रहे हैं, तो बाकी ऑर्गेनिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो मान लो कि वो बैक्टीरिया बहुत खुश था अपने जगह पे, अपने घर में, और डिवाइड करता था, लेकिन उसके इन्वायरमेंट में चेंज आ गई। अब चेंज आ गया, उसका अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, तो अब वो क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन में अगर उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो जो उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा बिल्कुल उसी की तरह जेनेटिकली होगा। मतलब वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है। भाई जीन्स तो वही है ना, तो वो भाई जब फादर नहीं टॉलरेट कर पा रहे, या फिर मदर यहाँ पे सही रहेगा, तो अगर मदर टॉलरेट नहीं कर पा रही है तो उसकी ऑफस्प्रिंग जो क्लोन है सेम टू सेम एज इट इज, उसकी डॉटर सेल, वो कैसे कर पाएगी? क्योंकि जीन्स तो सेम ही है। तो क्या होता है तब जब एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं, तब ये जो एल्गी, फंजाई या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एसेक्सुअल मोड से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाते हैं, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से फिर ये अपने ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो गैमेट का फ्यूजन होगा, दो ऑर्गेनिज्म मिलके और फ्यूज कराएंगे गैमेट, और फिर उस गैमेट से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उस पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होंगे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन होगा, और वो ऑर्गेनिज्म जो एडवर्स कंडीशन है उससे सर्वाइव कर पाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे प्रेजेंट रहने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म का एक मोटिव होता है अपने लाइफ में कि हमारी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहे, हमारी स्पीशीज़ कैसे भी रहे बट कंटिन्यू होनी चाहिए, हमारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना कर जाए। इसीलिए नेचर ने जो ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, इनको एक स्पेशल पावर दी है कि जब एडवर्स कंडीशन आएगा तो एसेक्सुअल से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे। Asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो अभी तक हमने asexual reproduction पढ़ा सिंपल यानी रिलेटिवली लोअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, प्रोटिस्टा में, मोनेरन्स में, फंजाई में, और रिलेटिवली लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स में। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों परफॉर्म करते हैं, और जो हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो विल कम, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियरली समझ में आ गया हो। मैंने बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट को इलाबरेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका वन शॉट वीडियो लाऊँ या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स से एक्सप्लेन करूँ एक ही वीडियो में इंटायर चैप्टर, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे उसके, और एक वन शॉट वीडियो हो जाएगा जिससे पूरा इंटायर चैप्टर एक वीडियो में आ जाएगा, तो प्लीज़ डू कमेंट। I hope you like the video. Thank you.